हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 2022, 2023, 2024 का सॉल्यूशन देख लिया था। इस लेक्चर में हम 2021 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन आपके एसएससी जेई मेंस एग्ज़ाम के लिए, स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर और जेई एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। स्टार्टिंग के ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकली थे, तो लास्ट लेक्चर में थोड़े कम क्वेश्चन हो पाए थे। जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसको हम इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वाटर लॉगिंग के रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट, इट इज़ एविडेंट दैट वाटर लॉगिंग कैन बी कंट्रोल ओनली इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सोयल बिलो इज चेक एंड रिड्यूस। वाटर लॉगिंग क्या होती है? जो सोयल होती है, सोयल के अंदर पोर्स होते हैं, यानी कि जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है। अब जो खाली स्पेस है सोयल के अंदर, उसमें पानी भर जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह ये जो हवा होती है वो नहीं जा सकती। तो वहाँ पे क्या होने लग जाता है, एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती हैं और जो हमारी प्लांट है या जो हमारी क्रॉप है वो ख़राब हो सकती है। तो ऐसे नहीं है हम फसलों को कितना भी पानी दे देंगे, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही वाटर की सप्लाई करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वाटर लॉगिंग को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? अगर आपने सोयल के बिलो यानी कि आपने वाटर की क्वांटिटी को चेक किया और उसको कम कर दिया तो आप वाटर लॉगिंग को कम कंट्रोल कर सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कनाल एंड वाटर कोर्स। जो कनाल होते हैं, अगर वहाँ से पानी सीपेज होके जो खेत हैं किसानों के उसके अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। भाई कोई कनाल, कनाल यानी कि जो इंसान ने नदी वगैरह बना दी है, कनाल हो गया, नहर बोल देते हैं उसको। तो वहाँ से पानी अगर खेतों के अंदर जाएगा तो उससे वाटर लॉगिंग हो सकती है, और अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो वाटर लॉगिंग हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, एंटायर इरिगेबल लैंड शुड रिसीव कनाल वाटर इन ऑल सीजन। तो थर्ड स्टेटमेंट वाटर लॉगिंग से रिलेटेड इतनी नहीं है, लेकिन जो इरिगेबल लैंड है यानी जहाँ पे फसलें होने लग रही हैं वहाँ पे ऑल सीजन में वहाँ पे पानी अवेलेबल होना चाहिए कनाल से। तो सही बात है, तो तीनों स्टेटमेंट हमें सही दे रखी हैं। तीसरी स्टेटमेंट वाटर लॉगिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जनरल सी बात है भाई, जहाँ किसानों के खेत है वहाँ पे पानी हर सीजन में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वीट रिक्वायर 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 28 डेज एंड द बेस पीरियड फॉर द वीट इज 140 डे, बट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर वीट। भाई गेहूँ की फसल है, वीट है, हर 28 दिन में 7.5 सेंटीमीटर वाटर चाहिए उसको, तो 140 दिन में उसको कितना पानी चाहिए होगा? तो भाई जैसे आपने पहला दिन है उस टाइम आपको पानी देना पड़ेगा फसल को, भाई उसको 100 करने से पहले, फिर 28वें दिन पे दोगे, फिर 56वें भी हर 28 दिन पे दे रहे हो, तो 140 डिवाइड बाई 28, तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। यानी कि 28वें दिन पे आपको 5 बार पानी देना पड़ेगा, और पहले दिन भी आपको पानी देना पड़ेगा जो 0 डे है। तो टोटल कितनी डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर हो गई, 45 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है। जो सही आंसर इसका वो तो 45 है, लेकिन हम जो पहले वाले दिन हमने पानी दिया है उसको कंसीडर ना करें तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 37.5। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इस वजह से हम सी वाले ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। बाकी कायदे से तो क्या भाई, पहले दिन भी पानी देना पड़ेगा, फिर 28वें दिन देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से तो 45 सेंटीमीटर आना चाहिए आंसर। जो डेल्टा क्या होता है वो, उसको टोटल कितने पानी की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि 45 सेंटीमीटर। ए टाइल ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 हेक्टेयर। भाई कोई खेत वगैरह हो 12 हेक्टेयर का है, उसके अंदर डिज़ाइन कैपेसिटी के ऊपर फ्लो होने लग रहा है स्टाइल ड्रेनेज के अंदर, 2 दिन के लिए हो रहा है। और जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है ड्रेनेज का, उसका ड्रेनेज कोफिशिएंट कितना, 1.25 सेंटीमीटर। टाइल ड्रेनेज किस टाइप से होता है, भैया आपका खेत था, यहाँ आपने ऐसे गड्ढा कुछ बना दिया, ठीक है, तो क्या होएगा, जो यहाँ पे बारिश हुई या वाटर लॉगिंग ना हो उसकी वजह से, तो जो पानी फ्लो करके कुछ तो ज़मीन से आएगा, कुछ यहाँ से, भाई सोयल परमिएबिलिटी होती है ना, पानी यहाँ से इनफिल्ट्रेट हो गया और इस ड्रेन के अंदर आ जाएगा, तो इसी को हम टाइल ड्रेनेज बोलने लग रहे हैं। और इसकी कोफिशिएंट कितना बताया हुआ, 1.25 सेंटीमीटर, यानी एक दिन में 1.25 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर को हमने निकाल लिया वहाँ से। तो 2 दिन के लिए बताया, फ्लो एट डिज़ाइन कैपेसिटी फॉर 2 डेज, तो 2 डेज में कितनी डेप्थ हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना वॉल्यूम हमने पानी निकाला, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू हाइट। एरिया आपको पता भाई 12 हेक्टेयर का है,
1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर। 1 हेक्टेयर क्या होता है भाई? 100 बाई 100 का जो खेत होता है 100 मीटर बाई 100 मीटर, ये क्या हो गया? ये 1 हेक्टेयर का खेत हो गया, ठीक है। तो डेप्थ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई जो 12 × 10⁴ 12 हेक्टेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 मीटर क्यूब आपका क्या आ गया? इतना पानी हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए स्टेडी कैनाल कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 27 मीटर क्यूब पर सेकंड यूजिंग द लेसी फॉर्मूला? एज्यूम द सिल्ट फैक्टर एज 1.0। इरिगेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्चार्ज दे रखा है 27 मीटर क्यूब पर सेकंड का और सिल्ट फैक्टर आपको दे रखा है 1। हाइड्रोलिक रेडियस आपसे पूछा ये किसके बराबर होता है? एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर के। एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 5/2 b² डिवाइड बाय f। इसको वैसे आप डिराइव करना चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है हमारा डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी के, और पेरीमीटर का लेसी ने क्या फॉर्मूला बताया था? 4.75√Q। और जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? Q(f² डिवाइड बाय 140⁻⁶। Q की वैल्यू आपको पता ही है और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इस वाले फॉर्मूले को भी याद रख सकते। 5/2 v² बाय f, ये किसके बराबर होता है? हाइड्रोलिक रेडियस के बराबर। और वेलोसिटी निकाल के जो Q(f² डिवाइड बाय 140⁻⁴ वाला फॉर्मूला है उससे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉस ऑफ वाटर इन कनाल। द वाटर लॉस बाय एवापोरेशन इज जनरली वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वाटर लॉस बाय सीपेज इन द सर्टेन चैनल। तो इसमें कह रहा है जो एवापोरेशन की वजह से पानी लॉस होएगा वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सीपेज लॉस। तो पहली स्टेटमेंट सही है। जैसे भाई आपकी ये ज़मीन है, यहाँ आपने कोई कनाल बना दिया तो इवेपोरेशन से तो जो लॉस होगा वो होगा ही होगा, लेकिन जो सीपेज की वजह से जो पानी इसके यहाँ से साइडों से ज़मीन के अंदर चला जाता है वो वाले लॉस हमारे ज़्यादा होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, इन परकोलेशन देयर एग्जिस्ट ए वन ऑफ कंटिन्यूस सेचुरेशन फ्रॉम द कनाल टू द वाटर टेबल एंड ए डायरेक्ट फ्लो इज एस्टेब्लिश। जब पानी परकोलेशन होएगा, परकोलेशन यानी वही चीज़ भाई पानी इसमें से निकल के बाहर जाने लग रहा है और मान लो यहाँ कहीं वाटर टेबल है तो भाई एक सेचुरेशन की लाइन एग्जिस्ट करेगी। जो पानी यहाँ जाएगा तो सारी मिट्टी सेचुरेट हो जाएगी और डायरेक्ट फ्लो एस्टेब्लिश हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, इन एब्जॉर्प्शन ए स्मॉल सेचुरेशन सोयल जोन एग्जिस्ट अराउंड द कनाल सेक्शन एंड इज सराउंड बाय ए जोन ऑफ डिक्रीजिंग सेचुरेशन। तो ये वाली बात भी सही है भाई। यहाँ की सोयल मान लो ये वाटर टेबल है, यहाँ की सोयल मान लो फुल सेचुरेट हो गई, हल्की सी दूर वाली सोयल पार्शली सेचुरेटेड होएगी, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो ये सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी इस वाले क्वेश्चन में सही दे रखी हैं। एवापोरेशन लॉस कम होएंगे, सीपेज लॉस हमारे ज़्यादा होंगी, और जो कनाल है कनाल के चारों तरफ एक सेचुरेशन का जोन बन जाता है। और एब्जॉर्प्शन जो होएगा भाई कनाल के बिल्कुल पास में सेचुरेशन होएगा और जैसे जैसे कनाल से दूर जाएंगे सेचुरेशन हमारा डिक्रीज होता जाएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एम ऑफ द रिवर ट्रेनिंग इज। रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं तो उसका मेन एम क्या होता है? टू अचीव द अल्टीमेट स्टेबिलिटी ऑफ रिवर विद द एड ऑफ रिवर ट्रेनिंग मेजर। रिवर ट्रेनिंग वर्क का क्या मतलब है? जो हमारी रिवर है वो स्टेबिलिटी अचीव कर ले, यानी कि ऐसे ना हो कि भाई कभी थोड़ा सा ज़्यादा पानी आ गया तो उसके किनारे टूट गए या इधर उधर पानी बह के जाने लग रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उस वजह से हम रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर ए चैनल टू बिहेव इन ए ट्रू रिजाइम। तो ट्रू रिजाइम कंडीशंस के अंदर कौन सी कंडीशन सही है? डिस्चार्ज हमारा यूनिफॉर्म रहना चाहिए, फ्लो हमारा यूनिफॉर्म रहना चाहिए, सिल्ट ग्रेड ये कांस्टेंट रहेगा, और सिल्ट चार्ज ये चेंज नहीं है, चार्ज है। डी वाली स्टेटमेंट सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट। तो डी वाली स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, बाकी पहली तीन स्टेटमेंट गलत हैं। तो वे डिस्चार्ज कांस्टेंट, फ्लो यूनिफॉर्म, सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट और सिल्ट का चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। सिल्ट ग्रेड मतलब उसका साइज, चार्ज यानी कि उसकी वही कितनी उसकी डेंसिटी वगैरह है, मैं कंसंट्रेशन उसकी कितनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the delta of a crop when duty is 864 hectare per cubic on the field and base period is 120 day? आपको ड्यूटी दे रखी है और बेस पीरियड दिया हुआ है, आपको क्या निकालना डेल्टा। तो हमें अच्छे से पता है ड्यूटी इनटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी। तो डेल्टा यानी कि जो इसकी ड्यूटी हो किसके बराबर हो जाएगी 8.64 बी डिवाइड बाई डी, और सब चीज़ें आपको दे रखें तो 120 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो इंजीनियरिंग सर्विस में पूछते हैं बिल्कुल आसान आसान। तो एसएससी जेईई में भी देख लो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आसान आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट ऑफ द कंबाइंड सीवर सिस्टम? कंबाइंड सीवर सिस्टम का क्या फायदा है? पहली स्टेटमेंट, रेन वाटर डाइल्यूट द सीवेज देयरफॉर इट कैन बी इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रीटेड। जो कंबाइंड सीवर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो रेन वाटर का पानी होता है और जो हमारा सीवेज होता है दोनों का एक ही सीवर होता है। तो रेन वाटर उसके अंदर मिल के उसको डाइल्यूट कर देगा सीवेज को, और हमारे लिए उसको हैंडल करना ट्रीट करना आसान होएगा। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, इनिशियली कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर टू द सेपरेट सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंबाइन सीवर का क्या मतलब है, एक तो आपको दो सीवर लगाने पड़ते, एक में तो सीवर का पानी जाता एक में बारिश का पानी जाता, वो चीज़ महंगी पड़ती। एक आपने इकट्ठा एक ही सीवर की पाइप डाल ली तो वो चीज़ तो सस्ती पड़ेगी। और ये क्या कहने लग रहा है कॉस्ट आई है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। इनिशियली कॉस्ट इसके अंदर कम होती है लेकिन बाद वाली कॉस्ट इसमें ज़्यादा हो जाती है। और वो वाली कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है भाई, हमने पहली स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, बारिश का पानी उसके अंदर मिल जाता है। तो सोचो बारिश का पानी 100 लीटर बारिश का पानी और 10 लीटर सीवेज है, तो 110 लीटर पानी आपको साफ़ करना पड़ेगा। और अगर अलग अलग सीवर होता तो केवल 10 लीटर पानी साफ़ करना पड़ता। भाई बारिश के पानी को तो सीधा नदी में छोड़ दोगे आप, उसको थोड़ी ना साफ़ करोगे। तो ये वाली चीज़ इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, कुछ भी कह लो इसको। तीसरी स्टेटमेंट, बोल सीवेज इज टू बी डिस्पोज ऑफ बाय पंपिंग इट इज़ अनइकोनॉमिकल। तो ये तो इसका नुकसान हो गया, खुद ही लिख रहा है अनइकोनॉमिकल और हमें बताने थे फायदे। आखिरी स्टेटमेंट, ड्यूरिंग हैवी फ्लड दी ओवरफ्लो सीवर विल एंडेंजर दी पब्लिक हेल्थ। तो ये वाला भी इसका नुकसान है, जब भाई बहुत तेज़ बारिश होएगी, सीवर तो एक ही है, बारिश का पानी भी उसी में और भाई सीवर का पानी भी उसी में, तो अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश का पानी आएगा तो सीवर ओवरफ्लो हो जाएगा और जो गंदा पानी है सीवर का पानी वो बाहर निकल जाएगा, वो गली के अंदर घूमेगा वो वाला पानी, तो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लोइंग वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर हम किससे मेजर करते हैं, पिटोट ट्यूब से। पिटोट ट्यूब से हम क्या मेजर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द वाटर। वंचुरीमीटर से डिस्चार्ज करते हैं, पीजोमीटर से प्रेशर करते हैं। पीजोमीटर से हम वाटर ऐड निकालते हैं ना भाई, पीजोमेट्रिक ऐड कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट बाय एरोबिक बैक्टीरिया। तो भाई वो वाला प्रोसेस अमोनिया यानी कि NH3, उसको पहले तो बनाओगे आप NO2 और फिर बनेगा NO3, यानी उसका ऑक्सीडेशन होने लग रहा है। तो वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, उस वाले प्रोसेस को कहते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। SSC लेवल का ही क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये। अमोनिया की ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, और अमोनिया की रिडक्शन को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। अगर जो नाइट्रेट है उसको अमोनिया बना रहे हो तो उसको क्या कहोगे, डीनाइट्रिफिकेशन, और अमोनिया को नाइट्रेट बना रहे हो तो नाइट्रिफिकेशन। तो ये याद होना चाहिए, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक इनटू विच रो और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज इज कलेक्टेड लेफ्ट टू स्टे एंड डिस्चार्ज एट सच रेट दैट मे बी नेसेसरी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज। तो ऐसे टैंक को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे भाई सीवेज कलेक्ट हो रहा है और वहीं पे उसको हम छोड़ देते हैं और बाद में धीरे धीरे उसको डिस्चार्ज करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डोजिंग टैंक। उसको हम क्या बोलेंगे, डोजिंग टैंक। वर यूज प्रीवियसली व्हेन द डिस्चार्ज वाज नॉट यूज एंड इट वाज पॉसिबल टू कलेक्ट एंड लेट द सीवेज टू बी लेफ्ट टू स्टे इवन फॉर सीवियर हावर्स। नाउ ए डे वेरियस अदर टेक्निक्स आर यूज। तो भाई पहले जब डिस्चार्ज बहुत कम होता है तब किस चीज़ का यूज किया जाता था, डोजिंग टैंक का यूज किया जाता था। कम डिस्चार्ज रहता था और वहीं सीवेज को वहीं पे पड़ा रहने देते थे और भाई धीरे धीरे उसको उसमें से बाहर निकालते थे लो रेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ स्लज कंडीशनिंग उलेट्रिएशन इज सिनोनियम्स टू। तो उलेट्रिएशन किस चीज़ का सिनोनियम्स है, यानी उसका पर्यायवाची है। तो उलेट्रिएशन का मतलब होता है वाशिंग,
Eulerification is a process of sludge conditioning in which sludge is washed either by fresh water or plant effluent. Eulerification का क्या मतलब हो गया भाई, वॉशिंग करना, उस सीवेज को हम वॉश करते हैं पानी के साथ, तो eulerification. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लज थिकनिंग इज कॉमनली अचीव बाय द फॉलोइंग मेथड. स्लज थिकनिंग हम कौन से मेथड से अचीव करते हैं? स्लज थिकनिंग का क्या मतलब हो गया भाई, मान लो 100 लीटर पानी है, उसके अंदर 1 लीटर सीवेज है, तो आपने उसको थिक करके यानी गाढ़ा करके क्या कर दिया, 100 लीटर अगर पानी है तो उसके अंदर भाई 50 लीटर सीवेज है, यानी उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर दी, स्लज थिकनिंग कर दिया. तो कैसे कर सकते हो? ग्रेविटी थिकनिंग की मदद से, एयर फ्लोटेशन की हेल्प से और सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से. तो इन तीनों मेथड से आप स्लज थिकनिंग को कर सकते हो. और कौन सी इसके अलग मेथड है भाई? ग्रेविटी थिकनिंग, एयर फ्लोटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड रोटरी ड्रम थिकनर. तो इन सब मेथड से हम स्लज थिकनिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस वेयर केमिकल आर एडेड टू वेस्ट वाटर रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ द फोर्स टेंडिंग टू कीप सस्पेंडेड पार्टिकल अपार्ट. तो कोगुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है भाई, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम केमिकल डालते हैं पानी के अंदर, जिससे क्या होता है भाई, वे फोर्स कम हो जाती है जो पार्टिकल्स को पास नहीं आने देती. यानी पार्टिकल्स के ऊपर कुछ चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, और उस वजह से वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आ पाते और उनकी डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो जाती. तो उस चार्ज को ख़त्म कर देते हैं हम कोगुलेशन की हेल्प से. तो वही चीज़ इसने लिखी हुई है, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है इसने. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रिट रिमूवल यूनिट विच ऑल्सो रिमूव सिल्ट एज वेल सम ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद द ग्रिट. तो ग्रिट रिमूवल यूनिट क्या होती है? जो सिल्ट के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक मैटर को भी निकाल देती है. तो एक तो होता है ग्रिट चैम्बर, और उसकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कह लो भाई. ग्रिट चैम्बर तो क्या इनऑर्गेनिक पार्टिकल को निकालता है, अगर ऑर्गेनिक भी निकालने हो सिल्ट के साथ साथ तो हम क्या इसका यूज करते हैं? डेट्रिटस टैंक का. किसका? डेट्रिटस टैंक. हम ये चीज़ पढ़ते हैं भी है ना भाई, ग्रिट चैम्बर वाले के अंदर भाई, ग्रिट चैम्बर क्या जो इम्प्रूवमेंट होती है वो क्या होती है? डेट्रिटस टैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक सीवेज ऑफ ए टाउन वाज टेस्टेड फॉर टोटल सॉलिड एंड फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन. टोटल वेट ऑफ सैंपल ऑफ सीवेज इज 1000 ग्राम. वेट ऑफ सॉलिड आफ्टर एवोपरेशन ऑफ लिक्विड इज 0.95 ग्राम. ड्राई रेजिड्यू आफ्टर इग्निशन 0.516 ग्राम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड. तो भाई सीवेज का सैंपल था 1000 ग्राम का, जब आपने एवोपरेशन कर दिया यानी पानी भाप बन के उड़ गया तो कितना सॉलिड बचा? 0.952 ग्राम. और जब आपने उसको आग लगा दी तो कितना बचा? 0.516 ग्राम. तो 0.95 से 0.51 हो गया कब? जब आपने उसको इग्निशन कर दिया यानी कि आग लगा दी उसके अंदर. तो भाप बन के कितना उड़ा? वोलेटाइल मतलब जो आग लगाने के बाद उड़ चुका है. तो कितना उड़ा है? 0.95 माइनस 0.516 यानी कि 0.436 ग्राम आपका इग्निशन के बाद उड़ चुका है. कितना? 0.436 ग्राम. इसको आप कैसे लिख सकते हो? 436 मिलीग्राम भी लिख सकते हो. दोनों चीज़ें एक ही हैं, 0.436 ग्राम भी और 436 मिलीग्राम भी, यानी कि 436 × 10⁻³ यानी कि मिलीग्राम हो गया. अब कितना वो था आपके पास? 1000 ग्राम वो था ना. हाँ, 1000 ग्राम सीवेज का सैंपल था. 1000 ग्राम सीवेज का यानी कि जो सीवर का पानी है वो कितना था? 1000 ग्राम. 1 लीटर कह सकते हो, पानी की डेंसिटी तो 1 के करीब ही होती है. तो 1 लीटर पानी के अंदर कितने मिलीग्राम वोलेटाइल सॉलिड थे? 436. तो अगर ppm में लिखेंगे तो 436 को कैसे लिख सकते हैं? 436 ppm. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. बस इसके अंदर हमें वही निकालना था, वोलेटाइल सॉलिड कितने थे किसके अंदर? 1 लीटर पानी के अंदर. पानी कौन सा भाई? सीवेज का पानी था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज स्टार्टेड इज कॉल्ड एज. तो क्या बोलेंगे हम इसको भाई? क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो इसको हम बोलते हैं अल्बुमिनोइड नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं. क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये क्या कहलाएगा? अल्बुमिनोइड नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट होता है फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. और नाइट्राइट ITE वो क्या होता है? पार्शियली डिकम्पोज. नाइट्राइट होता है खतरनाक और नाइट्रेट ATE, 8 मतलब भाई हम उसको खा सकते हैं, तो वो होता है नॉर्मल भाई, सारा डिकम्पोजिशन खत्म हो चुका है. और बिफोर किससे पता चलता है? अल्बुमिनोइड या फिर ऑर्गेनिक वाले से.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट लो वाटर कंटेंट ऑफ द सोयल एट विच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट। भाई पानी इतना कम हो गया कि भाई प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए पानी उसको अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या होता है, विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एक्टिवेटेड कार्बन फॉर वाटर ट्रीटमेंट। एक्टिवेटेड कार्बन के क्या एडवांटेज होते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। इट रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वाटर। जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ये रिमूव कर लेता है। ये हमारे किसके फायदे होते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन के। जो फेस वॉश की क्रीम वगैरह होती है उसके अंदर भी आपने सुना होगा भाई इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको रिमूव कर देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल एज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 20.1 किलो न्यूटन, वाटर कंटेंट है 15, वाटर कंटेंट ऑफ द सोयल पार्शियली ड्राई टू ए डेंसिटी ऑफ 19.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वॉइड रेशो रिमेन अनचेंज। तो भाई आपको दे रखा है बल्क डेंसिटी दे रखी है, और बल्क डेंसिटी के टाइम वाटर कंटेंट था 15%। वाटर कंटेंट कितना होएगा जब उसकी ड्राई डेंसिटी होगी 19.4। तो इसके अंदर आपको ड्राई डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ड्राई डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ड्राई डेंसिटी कह लो या फिर टोटल डेंसिटी कह लो, क्या फॉर्मूला होता है। हम गामा टोटल का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, जी प्लस ई एस गामा डब्लू 1 प्लस ई, और वो सहवाग वाला फॉर्मूला एस ई इज इक्वल टू डब्लू जी। तो जो एस ई है, जो ये एस ई है, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम डब्लू जी लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ई एस को आपने क्या लिख दिया, ई एस को आपने लिख दिया डब्लू इंटू जी। जी आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस डब्लू 1 प्लस ई। गामा टोटल का ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको बल्क वाला दे रखा है, मतलब बल्क कह रहा हूँ, सैचुरेशन वाला दे रखा है। आपको गामा सैचुरेशन दे रखा है और गामा ड्राई दे रखा है, तो उनका आपस में डिवाइड कर देंगे उन दोनों को। ये हमने क्या करा, हमने करा है गामा ड्राई डिवाइड बाय गामा सैचुरेटेड। ठीक है, उसको हमने आपस में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया भाई, ड्राई के लिए लिखेंगे जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू 2 अपॉन 1 प्लस ई, और सैचुरेशन के लिए लिखेंगे तो नीचे जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू 1 अपॉन 1 प्लस ई। 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कट गया। डब्लू 1 अपने को कितना दिया हुआ था 0.15, भाई 15% दिया हुआ था ना जब सैचुरेशन है। ये अपने को दिया हुआ है 20.1 और ये अपने को दिया हुआ 19.4, और जी की वैल्यू भी आपस में कट गई, गामा डब्लू भी आपस में कट गया। हमें W2 निकालना था, W2 हम निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइन ग्रेन सोयल इज फाउंड टू हैव ए लिक्विड लिमिट ऑफ 90% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 50%, नेचुरल वाटर कंटेंट इज 28%, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, WL। ये होता है W नेचुरल माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, नेचुरल कितना है उसके अंदर 28, प्लास्टिक लिमिट कितनी है 40, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दिया हुआ 50। आंसर आ जाएगा आपका -0.24। लिक्विडिटी इंडेक्स कितना आ गया -0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, A concentrated load of 2000 kilonewton is applied at the ground surface. What is the vertical stress at a point 6 meter directly below the ground? तो जो सोयल के अंदर आपने कौन सी इक्वेशन पढ़ी होगी, बूजनिक की इक्वेशन पढ़ी होगी ना, उसमें हम सिग्मा जेड क्या लेते हैं 0.473 क्यू डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। भाई अगर बिल्कुल लोड के नीचे जेड डेप्थ पे आपको निकालना तो यही फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आ जाएगा। पूरा फॉर्मूला देखना हो तो पूरा फॉर्मूला ये है, बूजनिक की इक्वेशन के हिसाब से 3/2 पाई क्यू बाई जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर रेस टू दी पावर 5/2। ऐसे ही याद करते हो ना इसको, 3/2 पाई क्यू बाई जेड स्क्वायर 1/1 बाई आर बाई जेड का स्क्वायर रेस टू दी पावर 5/2। अब लिख तो कैसे भी लो, जैसे आपको याद होता हो, राइमिंग सी बना के पोएम सी बना के वैसे याद कर लेना। और इसको आप क्या लिखते हो 0.473 क्यू बाई जेड स्क्वायर।
जेड आपको 6 पुट करना है, लोड 2000, आंसर आपका आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोकल शियर फेलियर। 3 टाइप की शियर फेलियर होती है आपकी। पहली होती है जनरल, दूसरी होती है लोकल और तीसरी होती है पंचिंग। पंचिंग में तो समझ में आ रहा भाई, लूज सोयल है और पूरी की पूरी पंच हो जाएगी, ठीक है, ऐसे अंदर धस जाएगी। जनरल के अंदर क्या है भाई, सोयल डेंस सोयल है हमारे, ठीक है, तो रिजिड टाइप का फेलियर होएगा। और लोकल इन दोनों के बीच वाला फेलियर है। तो लोकल के अंदर क्या होता है, फेलियर हमारा सडनली नहीं होता एंड देयर इज नो टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन। फेलियर इज नॉट सडन एंड देयर इज नो टिल्टिंग ऑफ फुटिंग, डी ऑप्शन। देयर इज बल्जिंग ऑफ सोयल, लोकल वाले में बल्जिंग हल्की सी दिखाई देगी। बल्जिंग का क्या मतलब है, भैया आपकी मिट्टी है, ये फाउंडेशन है, जब ये अंदर धस जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी यहाँ से हल्की सी उठ सी जाएगी, तो उसको बल्जिंग बोलते हैं। तो ये इसका पैटर्न है भाई, फेलियर सडनली नहीं होगी और टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले हैज ए वॉल्यूम ऑफ 14.88 सेंटीमीटर क्यूब, ए टोटल मास ऑफ 28.81 ग्राम, ए ड्राई मास ऑफ 24.83 ग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.7। व्हाट इज द वॉइड रेशो। वॉइड रेशो क्या होते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पूरी वॉल्यूम आपको पता है 14.88, भाई टोटल वॉल्यूम कितनी है, कैपिटल वी, ये किसके बराबर, 14.88। ड्राई मास कितना है 24 और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड है 2.7, तो वॉल्यूम इसकी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी इसके 24.83, यानी उसका वजन डिवाइड बाय डेंसिटी डिवाइड बाय 2.7, ये आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गई, क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बस वहीं करा है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है, 24.83 डिवाइड बाई 2.7। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे रखी है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 2.7 इंटू 1। पानी की कितनी होती है, 1 होती है सेंटीमीटर क्यूब वाली यूनिट में, और वैसे 1000 किलो पर मीटर क्यूब होती है। तो 9.1 cc यानी कि सॉलिड की वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम निकाल ले तो वॉइड रेशो आ गया 0.618। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर डाया का सैंपल है, 15 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, 160 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज कलेक्टेड इन 1.75 मीटर। तो सबसे पहले डिस्चार्ज निकाल लोगे, 160 डिवाइड बाई 1.75, यूनिट सेट कर लेना, मिनट को हम सेकंड में कर लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। अंडर ए हेड ऑफ 30 मीटर, एच आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कितनी होगी भाई, जो कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट होता है उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल टू KL अपॉन एच, ऐसे ही निकालते हैं ना, सब कुछ आपको दे ही रखा है। क्यू किसके बराबर है भाई, वॉल्यूम अपॉन टाइम, 160 अपॉन 1.75, और इसके अंदर एच कितना है भाई, जो हेड ऑफ वाटर वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, एच आपको 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ थी, π/40 स्क्वायर उसका एरिया हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आ गया आपका। अब यूनिट इसके अंदर क्या है, पर ईयर के अंदर है, तो 1 मिनट में इतना है, 1 मिनट में 0.582 है, तो 1 साल के अंदर कितना होएगा, तो भाई 365 डेज होते हैं एक साल में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 24 625 से, आंसर आ गया आपका 3060 मीटर पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एजम्पशन ऑफ द रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी की एजम्पशन क्या है, तो आजकल तो रैंकाइन और कुलाम थ्योरी के एजम्पशन के ऊपर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इज द करेक्ट एजम्पशन, पहली स्टेटमेंट सोयल मास इज इनफाइनाइट, जी नहीं, सोयल मास क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट। क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है भाई, ज़मीन के अंदर जो गहराई है वो भी इनफाइनाइट है, भाई सामने वाले डायरेक्शन में जाओगे वो भी इनफाइनाइट है, लेकिन ज़मीन जैसे जहाँ से आप खड़े हो वहाँ से तो इनफाइनाइट नहीं है ना, ज़मीन आपको दिख रही है, यानी इस चीज़ का क्या मतलब है भाई, उसका एक सिरा आपको दिख रहा है ज़मीन का, तो वो इनफाइनाइट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट बोल देते हैं उस चीज़ को। होमोजीनियस होती है, कोहेजन लेस होती है, ठीक है, और डी स्टेटमेंट सही है, इसके अंदर ग्राउंड सरफेस इज ए प्लेन विच में भी ओरिजोनटल और इंक्लाइन। रैंकाइन के अंदर क्या था भाई, ग्राउंड सरफेस
प्लेन होता है जो कि हॉरिजॉन्टल हो सकता है या इनक्लाइन हो सकता है। इसने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को कंसिडर किया था। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है भाई, एक तो इलास्टिक स्टेज होती है, एक प्लास्टिक स्टेज होती है। स्टील के अंदर पढ़ते होगे ना आप, तो प्लास्टिक मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी पूरी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम, तो हमने कुछ ज़्यादा ही उसको मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन कर देते हैं रैंकाइन थ्योरी में। तो अगर कोई आपसे ड्रॉबैक पूछे तो इसका ड्रॉबैक यही है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इसने एज्यूम किया था, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक ड्राई है, कोहेजनलेस है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम है, बैक फिल सरफेस प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल या इनक्लाइन कुछ भी हो सकता है। बैक ऑफ वॉल हमारी वर्टिकल है और स्मूथ है। रप्चर सरफेस हमारा प्लेन सरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिटेनिंग वॉल 5 मीटर हाइट इज रिटेन फ्रॉम यील्डिंग, व्हाट इज द एट रेस्ट अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल, कंसिडर द बैक फिल इज कोहेजनलेस हैविंग द 530 डिग्री एंड यूनिट वेट इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको वो बताना है एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना लग रहा है उसके ऊपर। एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखे फाई, तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर आप निकाल सकते हो, किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन्होंने अलग से स्पेसिफाई कर दिया, व्हाट इज द एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। भाई सोयल के अंदर एट रेस्ट अर्थ प्रेशर निकालना, तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इसका कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन फाई, किसके बराबर होएगा, 1 माइनस साइन फाई। फाई की वैल्यू 30 डिग्री है। एक्टिव वाला होता तो 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई, और पैसिव वाला होता तो 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। तो 5 मीटर की दीवार है, एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पता है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का वो है यूनिट वेट है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर किसके बराबर होएगा, कोफिशिएंट ऑफ जो अर्थ प्रेशर है मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट इनटू जो हाइट है इसकी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि जो है ट्रायंगल सा बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस है इसका 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, हाइट है 5 मीटर। ये तो आ गया एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया कितना होगा 5 मीटर हाइट है और 1 मीटर लेंथ ले लो, क्योंकि 1 मीटर लेंथ के लिए निकालना है। तो आंसर आ जाएगा आपका 112.5 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन विद यूज ऑफ जियो टेक्सटाइल। इंजीनियरिंग सर्विस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जियो टेक्सटाइल वगैरह से, तो देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टार्ट विद एन एडुकेट वर्किंग सरफेस एंड स्टेजिंग एरिया, तो वर्किंग सरफेस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए और स्टेजिंग एरिया के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। ले ए जियो टेक्सटाइल सीट विद ऑफ प्रॉपर विड्थ ऑन द ग्राउंड सरफेस, प्रॉपर विड्थ की जियो टेक्सटाइल सीट आप बिछाएंगे। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मस्ट वर्क फ्रॉम द सोयल बैकफिल एंड बी केप्ट ऑफ द अनप्रोटेक्टेड जियो टेक्सटाइल, तो जो आपका कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट है भाई जेसीबी वगैरह डंपर वगैरह सोयल बैकफिल पे वे काम करेंगे और भाई जियो टेक्सटाइल को यानी ख़राब नहीं करेंगे, एक टाइप से वो कहना चाह रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो जियो टेक्सटाइल वगैरह इतनी आती नहीं है पेपर में। जियो टेक्सटाइल कैसी होती है वो आप देख सकते हो भाई, जालीदार सी एक वो होती है सीट सी, वो आप बिछा देते हो और फिर उसके ऊपर सोयल को डंप करते हो। दिख रहा है ना आपको कैसे कर रहे हैं। जियो टेक्सटाइल की एक सीट बिछाई, मिट्टी डाली, उसको कॉम्पैक्ट करा, फिर उस सीट से उसको ढक दिया हमने। जैसे सी वाले में मिट्टी बिछाई डंप करी, फिर ऐसे इसको कवर कर दिया, फिर अगली सीट बिछाई, फिर मिट्टी डाली डंप करी, ऐसे हम चलते जाएंगे। जियो टेक्सटाइल ऐसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड रेशो दे रखा है सोयल क्ले सैंपल का 0.5 डिग्री ऑफ सेचुरेशन 70% है। बल्क यूनिट वेट बताना, बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, अभी ऊपर ही हमने देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे रखी है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 70% दे रखा है और वाइड रेशो भी दे रखा है 0.5। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना लेते हैं हम भाई, यूनिट वेट ऑफ वाटर लेते हैं हम 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ वाटर या तो आप ले सकते हो 1000 किलो, क्या ले सकते हो 1000 किलो पर मीटर क्यूब, या फिर ये ले सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप क्या ले सकते हो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो तीनों यूनिट वेट ऑफ वाटर जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उस चीज़ को ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज
फॉर प्रेशर रेंज 100 किलो न्यूटन टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा नॉट दे रखा है 100, वॉइड रेशो 1.121, सिग्मा डैश है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ई नोट हो गया 0.964, डेल्टा सिग्मा 100, डेल्टा इज इक्वल टू 0.157। यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज बताना। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डिवाइड बाय 1 प्लस ई नोट, यानी कि ए वी अपॉन 1 प्लस ई नोट। ये होती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ए वी को हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, खाली एम वी हो जाएगी वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ए वी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा, यानी कि वॉइड रेशो का चेंज डिवाइड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस का चेंज। इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है? 100 से 200 हो गई, तो चेंज कितना आया? 100 का चेंज आया है। और 1 प्लस ई नोट, ई नोट है इनिशियल वॉइड रेशो। इनिशियल वॉइड रेशो कितना दे रखा है? 1.121। और चेंज कितना हुआ है? इन्होंने खुद ही सोल्व करके दे रखा है 0.157। तो 0.157 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस 1.121, 0.74 मीटर स्क्वायर पर मेगा न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसएससी में इसके क्वेश्चन आते हैं, प्री के अंदर भी इसके क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। भाई वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बताओ या सिंपल कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताओ। तो सोयल के तो फॉर्मूले हैं, सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडी फॉर द डिजाइन ऑफ अर्थ डैम। अर्दन डैम के लिए हम कौन सी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं? दी प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ सीपेज इन दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो जो लाइन ऑफ सीपेज होती है उसको हम क्रॉस सेक्शन के लिए स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शन के लिए स्टडी करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए नहीं स्टडी करते। कंप्यूटेशन ऑफ द सीपेज लॉस, भाई आप डैम का निर्माण कर रहे हो तो आपको सीपेज लॉस निकालने पड़ेंगे, सही बात है। सीपेज लाइन शुड कट द डाउन स्ट्रीम स्लोप। तो डाउन स्ट्रीम स्लोप को सीपेज लाइन कट करनी चाहिए? जी नहीं, कट करेगी तो पानी का लॉस नहीं हो जाएगा, तो सीपेज लाइन हमारी कट नहीं करनी चाहिए। सीपेज लॉस मैक्सिमम? जी नहीं, सीपेज लॉस हमारे मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। राइट एंगल सेट करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो जो क्रॉस स्टाफ होता है उससे हम करते हैं, साइड स्क्वायर होता है उससे करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर से करते हैं। जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, ऑप्टिकल स्टाफ लिखा हुआ है, ऑप्टिकल स्क्वायर नहीं है। ऑप्टिकल स्टाफ जो होता है उससे हम राइट एंगल को सेट नहीं कर सकते। बाकी क्रॉस स्टाफ, साइड स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, इन तीनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है? ब्रॉड नीडल होती है और भाई जो उसकी रिंग होती है उसके साथ अटैच होता है वो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्रेजुएटेड रिंग रोटेट विद दी लाइन ऑफ साइट। तो गलत चीज़ है। जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो हमारी उसके साथ जो नीडल होती है उसी के साथ फिक्स रहती है, उसमें भी चुंबक होता है और लाइन ऑफ साइट के साथ वो रोटेट नहीं करेगा, वो तो नॉर्थ साइड साउथ डायरेक्शन के अंदर ही रहेगा बस। दूसरी स्टेटमेंट, इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज विदाउट ट्राईपोड, ये भी गलत है। प्रिज्मेटिक वाले को हम ट्राईपोड के साथ यूज कर सकते हैं, विद भी और विदाउट भी यूज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आर एनग्रेव इन्वर्टेड, उल्टी डायरेक्शन में इसके अंदर जो ग्रेजुएशन होती है वो लिखी हुई होती है, तो सही बात है। प्रिज्म लगा हुआ होता है वो उसकी मिरर इमेज बना देता है और फिर हम उस चीज़ को रीड कर पाते हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट सही है। चौथी स्टेटमेंट, रीडिंग कैन बी टेकन विद द टॉप ऑफ द ग्लास, ये गलत बात है। सर्वेयर वाले के अंदर हम टॉप ऑफ द ग्लास से सीधी रीडिंग ले लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं लेते, तो तीसरी स्टेटमेंट सही है। इसमें रीडिंग इन्वर्टेड होती है और प्रिज्म लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हम उनको देख पाते हैं। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी लिखी होती है, वो मिरर इमेज होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मेरिडियन डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसके बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल होता है? तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ईस्ट वाले डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, वेस्ट वाले डायरेक्शन में इसको हम नेगेटिव लेते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन एक लाइन में थोड़ी ना होती है, उनके बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है, तो उसी को हम डेक्लिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक बियरिंग है एक लाइन की साउथ ईस्ट 28 डिग्री, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन इफ द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 7 डिग्री 30 सेकंड टुवर्ड द वेस्ट। तो इस वाले क्वेश्चन को करने का सबसे तरीका, बढ़िया तरीका क्या? डायग्राम बना के करो। ये कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो डायग्राम में देखो।
सबसे पहले आपने ट्रू मेरिडियन को ड्रॉ कर लिया, यानी कि ट्रू नॉर्थ बिल्कुल ऊपर है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ किधर होएगा, आपको डेक्लिनेशन कितनी दी हुई है, डेक्लिनेशन दी हुई है 7 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वेस्ट की तरफ। तो मैग्नेटिक जो नीडल है वो किधर है, वेस्ट की तरफ शिफ्ट है, हल्की सी किधर है, वेस्ट की तरफ शिफ्ट है। तो उसको हमने ड्रॉ कर लिया मैग्नेटिक लाइन को, ट्रू वाली को ड्रॉ करा, फिर मैग्नेटिक वाली को ड्रॉ करा। अब हमारा एंगल क्या था, हमारा एंगल था मैग्नेटिक बियरिंग के हिसाब से 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ। जो मैग्नेट वाली लाइन है MN है, उसके हिसाब से एंगल हमारा कितना था, 28 डिग्री था। और असली वाली लाइन के हिसाब से, ट्रू वाली लाइन के हिसाब से कितना होगा, 28 प्लस जो 7 डिग्री है, तो 28 और 7 कितना हो गया, 35, और 30 और 30 यानी कि 35 और 1 36, तो 36 डिग्री साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा, 36 डिग्री साउथ ईस्ट। तो डायग्राम बना के करो, क्लियर हो जाता है बिल्कुल, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अपना फटाफट डायग्राम बनाया और 30 सेकंड में आंसर आ जाता है इसका। सबसे पहले ट्रू वाली लाइन ड्रॉ करना, फिर मैग्नेट वाली ड्रॉ करना, ठीक है, इसका तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का क्वेश्चन है, तो इस वाले को रहने देना, बाकी सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, क्या पता कुछ काम का हो। जेनिथ एंड नादिर, जेनिथ इज द पॉइंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर मार्क बाय द प्लम लाइन अबव द ऑब्जर्वर। जेनिथ क्या होता है भाई, जो ऑब्जर्वर है, यानी कि आप खड़े हो अपना सर्वे का इंस्ट्रूमेंट लेके, आपके सिर के बिल्कुल ऊपर, आपके सिर के ऊपर जो पॉइंट होगा सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनिथ बोलेंगे। और नादिर क्या होता है, आपके बिल्कुल नीचे जो सेलेस्टियल स्फीयर होता है उसके ऊपर जो पॉइंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको नादिर बोलेंगे, ठीक है। इतना याद रख लेना, जेनिथ आपके सिर के ऊपर होता है, नादिर बिल्कुल आपके नीचे जो पॉइंट होता है, और सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर होते हैं ये। इतने डीप में नहीं जाना हमें एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के, बाकी कॉलेज के अंदर तो पढ़ते ही हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वगैरह का, तो बस इतना बहुत आपके लिए जानना, जेनिथ ऊपर वाला पॉइंट, नादिर नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली, इट रिक्वायर एनर्जी सोर्स, रिमोट सेंसिंग के लिए एनर्जी चाहिए, सही बात है। इट रिक्वायर प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर, ये भी सही है। इट रिक्वायर एनर्जी इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस, ये भी सही है। इट रिक्वायर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द अर्थ सरफेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है भाई, आपका सैटेलाइट है, ड्रोन है, या जो कुछ भी है, हवा में आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो रेडिएशन वगैरह है तो सूरज की रेडिएशन के ऊपर काम करेगा, या फिर आपको खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़नी पड़ेगी, वो ज़मीन से टकरा के रिफ्लेक्ट होएंगी, और जो आपका सर्वे है भाई, जो आपका ड्रोन है, सैटेलाइट है, वो उसको कैप्चर कर लेगा जो रिफ्लेक्टेड वे है। तो रिमोट सेंसिंग में ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इन रिमोट सेंसिंग डील विद विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो रिमोट सेंसिंग होता है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम यूज करते हैं, तो हम इंफ्रारेड वाली रेडिएशन का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग में किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का। बाकी ऑप्शन देखो, गामा रे तो बहुत खतरनाक होती है, एक्सरे भी खतरनाक होती है, यूवी लाइट भी खतरनाक होती है, तो कौन सा बचा, इंफ्रारेड वाला ही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उनको पर देख लेते हैं एक बार। आर्कियोलॉजिकल सर्वे फॉर अनअर्थिंग रेलिक्स ऑफ एंटिक्विटी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसके लिए होता है भाई, जो पुरानी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको धरती के ऊपर वापस लेके आने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे। भाई खुदाई करते हैं ना आर्कियोलॉजी वाले, भाई यहाँ से इतने 1000 साल पुरानी मूर्तियाँ मिली, ये चीज़ मिली, वो चीज़। जियोलॉजिकल सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग दी अर्थ स्ट्रेटा इन दी अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजिकल सर्वे किसके लिए होता है भाई, ज़मीन की गहराइयों में अलग अलग जो लेयर है वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो सही बात है। माइन सर्वे, भाई अर्थ के अंदर जो मिनरल हैं उनको निकालने के लिए, गोल्ड, कोल, कॉपर, इस टाइप की चीज़ें, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेटिंग अप ए प्लेन टेबल एट स्टेशन पी द कोरोस्पोंडिंग पॉइंट ऑन द प्लेन वाज नॉट एक्चुअली सेंटर्ड अबव पी। तो आप प्लेन टेबल करने लग रहे थे, लेकिन जो पॉइंट वहाँ पे पी था वो आपकी प्लेन टेबल के एक्चुअली सेंटर में नहीं आया, ठीक है। वो 30 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो गया इन दी एंगल ऑफ द रे एंड स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। हाउ मच ऑन द प्लेन वुड द कंज्यूगेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ट्रू पोजिशन। आपका जो पॉइंट पी है वो आपने कितनी सेंटीमीटर दूर ले लिया, आपने 30 सेंटीमीटर दूर ले लिया, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है।
तो ट्रू पोजीशन से उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो बस जो स्केल दे रखे है ना, स्केल के हिसाब से बताना। 2 मीटर क्या होता है, 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। तो 30 सेंटीमीटर किसके बराबर होएगा, 30 होएगा। 1/200 गुणा में 30 यानी कि 15 mm, 15 नहीं वो 1.5 mm। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर, 1/20 mm की। जो स्केल दे रखे है उसी के हिसाब से स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी 10 mm इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा 1/20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी सर्वे इज कैरिड आउट ऑन स्केल ऑफ 1:20,000। कैमरा विद वाइड एंगल लेंस ऑफ 170 mm वाज यूज। 25x25 प्लेन साइज है। नेट 65% ओवरलैप है। एरर इन दी हाइट गिवन बाय एन एरर ऑफ 0.15 mm इन दी मेजरिंग दी पैरेलैक्स ऑफ द पॉइंट। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है। जो इसमें काम की चीज़ें आप देख सकते हो वो मैं बता देता हूँ। 65% ओवरलैप है, इसका मतलब क्या है भाई, आसमान में आपका हेलीकॉप्टर उड़ने लग रहा है और ज़मीन की फ़ोटो क्लिक करता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो जो 2 फोटो हैं उसकी लेंथ का ओवरलैप कितना होगा, 65%। समझ में आ रहे हो, यानी कि पहली फ़ोटो और दूसरी फ़ोटो उसके अंदर कॉमन कितनी चीज़ें, 65%, दोनों के अंदर कॉमन चीज़ें हैं। स्केल दे रखे 1:20,000। जो स्केल होता है वो किसके बराबर होता है, स्केल का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ डिवाइड बाय एच। स्केल का फॉर्मूला क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, जो कैमरे की फोकल लेंथ है, डिवाइड बाय एच। एच क्या है, ज़मीन से हाइट। एच क्या है, ज़मीन से हाइट। मीन सी लेवल से दे रखी होगी तो वैसे आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरोप्लेन हाइट फॉर द फोटोग्राफ इक्वल टू स्केल 1/72,000। ठीक है भाई, एरोप्लेन को आप कितनी हाइट पे उड़ाओ कि भाई 1/7200 का स्केल मिले। तो स्केल का फॉर्मूला मैंने बताया था, F/h होता है, ठीक है, F/h होता है। तो स्केल इज इक्वल टू F/h माइनस एच एवरेज। ये इसने क्यों किया है भाई, एच एवरेज इसने कर दिया भाई उसके हिसाब से, मीन सी लेवल के हिसाब से। अगर समुद्र के तल से हाइट ले रहे हैं, अगर ज़मीन से हाइट लेते तो F/h होता केवल। तो 1/7200 इज इक्वल टू फोकल लेंथ दिया हुआ 153 mm कैमरे का। फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 153 mm। और ग्राउंड सरफेस कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 160 मीटर से 140 मीटर तक वैरी कर रहा है। तो F/h माइनस एच एवरेज। एच एवरेज क्या है, ज़मीन की हाइट। एच एवरेज क्या है, ज़मीन की हाइट। ज़मीन की हाइट हम क्या लेते हैं भाई, आप ज़मीन पे खड़े हो तो हाइट कितनी लोगे, 0 मीटर लोगे। लेकिन अगर समुंदर से मेजर करें मीन सी लेवल से, तो इन्होंने कितने लिए, 160 से 430 मीटर, इसलिए हमें H माइनस एच करना पड़ा, ठीक है। तो कैपिटल एच हमारा आ गया 1396.6 mm, यानी 1397 mm की हाइट पे आपको अपना हवाई जहाज उड़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन कर्व के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। तो पहली स्टेटमेंट, इट शुड नॉट मीट दी ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या, पहली स्टेटमेंट गलत है। क्या होना चाहिए, इट शुड मीट दी स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली। ट्रांजिशन कर्व क्या होती है भाई, एक तो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, यहाँ पे सर्कुलर कर्व है। तो यहाँ पे जो आप ये कर्व प्रोवाइड करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व। इस ट्रांजिशन कर्व की क्या प्रॉपर्टी है भाई, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन इसके टेंजेंट होना चाहिए और यहाँ पे भी टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे मैच होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट, इट शुड नॉट मीट दी सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, गलत है। इट शुड मीट दी सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली। यहाँ टेंजेंट लगाएंगे तो इससे मीट करनी चाहिए, यहाँ लगाएंगे तो इससे मिलनी चाहिए। और यहाँ पे इस ट्रांजिशन कर्व का जो रेडियस है और इस सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है वो बराबर होना चाहिए। इट रेडियस विद द जंक्शन ऑफ द सर्कुलर कर्व शुड बी सेम एज दैट ऑफ द सर्कुलर कर्व, यानी रेडियस इसका सेम होना चाहिए, ट्रांजिशन कर्व का भी और सर्कुलर कर्व का भी, उस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मिलने लग रहे हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। और ऊपर ये हवाई जहाज वाला क्वेश्चन हमने देखा था, तो इसमें क्या था, इसमें ऐसे है, यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और ये आपकी ज़मीन है। तो इसका जो स्केल होगा वो किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ अपॉन एच। एच इसकी यहाँ से हाइट है, एच इसकी यहाँ से हाइट है। अब इस वाले क्वेश्चन में ज़मीन की हाइट दे दी थी मीन सी लेवल से। ज़मीन की हाइट कितनी थी, 160 से 430। तो ज़मीन की हाइट हमें लेनी पड़ेगी। अगर ज़मीन की हाइट हमने ये ले ली तो इस हवाई जहाज की हाइट कितनी आएगी, हवाई जहाज की हाइट आ जाएगी H माइनस एच। और H क्या आपका, H आपका ये है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, अगर यहाँ से मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रोड पेवमेंट।
रोड पेवमेंट के बारे में स्टेटमेंट है, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट नियर क्रैक आर नॉर्मली मच लोअर देन द मेजरमेंट इन द नॉन डिस्ट्रेस एरिया। तो पहली स्टेटमेंट सही है, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट नियर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ट्रांसफर जॉइंट कॉर्नर आर हायर देन दोज मेजर्ड एट द मिड स्लैब फॉर द कंक्रीट पेवमेंट। तो दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जैसे आपकी कंक्रीट की स्लैब है, यहाँ सेंटर में डिफ्लेक्शन कम होएगा, कॉर्नर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट नियर क्रैक आर नॉर्मली मच लोअर देन द मेजरमेंट इन द नॉन डिस्ट्रेस एरिया। ओके, इसमें क्या कह रहा है, जहाँ पे क्रैक वगैरह हो रखी है, यहाँ भाई जहाँ क्रैक वगैरह हो रखी है वहाँ पे डिफ्लेक्शन कम रहेगा एज कम्पेयर टू नॉन डिस्ट्रेस, यानी कि जो बीच वाला एरिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भाई जहाँ क्रैक है वहाँ तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा और डिस्ट्रेस एरिया जहाँ पे नहीं है वहाँ कम आएगा। दूसरी हमने देख ली थी स्टेटमेंट, तीसरी और देख लेते हैं। थर्मल एंड मॉइस्चर ग्रेडियंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द कंक्रीट स्लैब डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द डिफ्लेक्शन मेजरमेंट। तो ये गलत चीज़ लिखी हुई है। भाई कंक्रीट की स्लैब है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होएगा, यहाँ टेम्परेचर कुछ और होएगा, और भाई इसका जो थर्मल की जो प्रॉपर्टी है भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वगैरह, उस चीज़ के ऊपर इसका डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा। और ये क्या कह रहा है, डज नॉट डिपेंड, तो गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट, मेजरमेंट टेकन एट नाइट और एट अर्ली मॉर्निंग शुड बी कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम दोज इन दी आफ्टरनून। तो ये भी सही बात है भाई, सुबह अलग रीडिंग आएगी, दोपहर में अलग रीडिंग आएगी। सुबह टेम्परेचर कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है। तो दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टनल मेथड यूज इन द सिचुएशन वेयर मेट्रो अलाइनमेंट पास अंडर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग और ए कनाल। तो भाई जो मेट्रो है, जैसे ऊपर घर बने हुए हैं आपके और नीचे से मेट्रो जाएगी, तो आपको कौन से टाइप की टनलिंग करनी पड़ेगी, तो ट्यूब टनल मेथड हम यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्यूब टनल मेथड। मेट्रो के लिए कौन सा मेथड, ट्यूब टनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 62 तक कर लिए, अगले 63 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो इसकी PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और चैनल का जो अबाउट है वहाँ भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके आप इसकी PDF ले सकते हो और वहाँ आप डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो, कोई आपको डाउट वगैरह हो तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।